अध्याय 578 स्वर्ग दाओ कमांड टोकन और पवित्र भूमि। 100,000 साल। यांग ये ने चौंकते हुए कहा, 100,000 साल तक एक ही जगह पर बंधक बनाए रखना कितना भयानक होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके मन में इतनी नाराजगी थी। एक सामान्य व्यक्ति शायद 100,000 साल तक बंधक बनाए जाने के बाद पागल हो जाता और उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता, है ना? मुझे लगा कि उस समय स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे गुरु और वे विशेषज्ञ दोनों ही ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका मैं विरोध कर सकता था। इसलिए मेरे पास अपनी चेतना के एक हिस्से को गुप्त रूप से अलग करने और उसे अपने म्यान में संग्रहित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसके बाद मैं अपने मुख्य शरीर को बचाने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद के साथ डेमन कैटाकॉम्ब से भाग गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह 100,000 साल तक चलेगा। तलवार आत्मा ने कहा। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, सबसे पहले मैं वास्तव में आपके प्रति सहानुभूति रखता हूं। हालांकि आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज भी आपके मुख्य शरीर को वापस नहीं ला पाए थे। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भेजना मुझे मेरी मृत्यु के लिए भेजने के बराबर होगा? आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूं। अगर भविष्य में मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी तो मैं निश्चित रूप से आपके मुख्य शरीर को बचा लूंगा, ठीक है? मेरा समय समाप्त हो रहा है। तलवार आत्मा ने धीमी आवाज में कहा। एक बार जब वे विद्रोही प्रगाढ़ सील तोड़ देंगे तो सबसे पहले वे मेरे मुख्य शरीर की चेतना को नष्ट कर देंगे। उस समय मैं अब खुद नहीं रहूंगा। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, आपको समझना होगा कि अगर हम अभी वहां जाएंगे तो हम अपनी कब्र की ओर चल पड़ेंगे। तलवार आत्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैंने कहा कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज मुझे बचाने में असमर्थ थे तो मैं आपसे झूठ बोल रही थी। ऐसा नहीं था कि वह मुझे नहीं बचा सकते थे, उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इतने सालों पहले बचाया होता तो सील निश्चित रूप से ढह जाती और अनगिनत विद्रोही प्रगाढ़ लोग इसके भीतर से बाहर निकल आते। उस समय वह भी उन विद्रोही प्रगाढ़ लोगों को रोकने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने मुझे न बचाने का फैसला किया। तो यही कारण था। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर हम तुम्हारे मुख्य शरीर को बचा भी लें तो हम उन विद्रोही प्रगाढ़ लोगों के साथ क्या करेंगे? मैं उनसे कैसे निपटूंगा? सच कहूं तो मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, अगर मैं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी मदद करना मेरी मदद करने के बराबर है। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ भी नहीं जा सकता, अर्ध संतों की तो बात ही छोड़ो। लेकिन उनमें से सबसे कमजोर अर्ध संतों के दायरे में हैं। उसने कहा, अतीत में मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुख्य शरीर को बचाने के लिए जाने से पहले तुम पूरी तरह से एक विशेषज्ञ बन जाओगे। लेकिन अब समय वास्तव में खत्म हो रहा है। भले ही तुम मेरे मुख्य शरीर को न बचाओ, वे विद्रोही प्रोफोफर्स अभी भी सील से निकलेंगे। एकमात्र अंतर यह है कि अगर हम वहां जाते हैं तो तुम्हारे पास मेरा मुख्य शरीर प्राप्त करने का मौका होगा। इसके विपरीत, अगर हम मेरे मुख्य शरीर को नहीं बचाते हैं तो मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी जबकि वे विद्रोही प्रोफोफर्स अभी भी सील के भीतर से निकलेंगे। लगता है मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। यांग ये जोर से हंसा। हमें यह काम जल्द से जल्द करना होगा, तलवार आत्मा ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने सिर हिलाया। यांग ये ने अभी अभी डेथ एबिस को छोड़ा ही था कि उसे सू किंगशी से एक ट्रांसमिशन तावीज मिला। यांग ये की आंखों में एक भयानक हत्या की भावना उभरी जब उसने इसे देखा क्योंकि लुओ जून को वास्तव में अराजकता के महासागर में महासागरीय कुलों से सहायता मिली थी। इसलिए लुओ जून की सेना पहले ही अराजकता के महासागर के दूसरी ओर उतर चुकी थी और सेना प्राचीन डोमेन शहर से पहले पहुंच चुकी थी। इस समय प्राचीन डोमेन शहर आपातकालीन स्थिति में था। यांग ये की आकृति चमक उठी और लाश पूर्वज के साथ प्राचीन डोमेन शहर की ओर दौड़ पड़ी। वह दक्षिणी क्षेत्र में वापस नहीं लौटा था। इसका कारण यह था कि डिंग शाओयाओ ने पहले ही दक्षिणी क्षेत्र की सेना को इकट्ठा होने और प्राचीन डोमेन शहर की ओर भागने का आदेश दिया था जब उसे पता चला कि लुओ जून की सेना दक्षिणी क्षेत्र में आ गई है। बेशक इस निर्णय का संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट दोनों ने समर्थन किया था। इस समय दक्षिणी क्षेत्र के लगभग सभी कुलीन लोग प्राचीन डोमेन शहर की ओर भाग रहे थे, खासतौर पर ग्रैंड मायरीड पर्वत। जब वह ग्रैंड मायरीड पर्वत के पास से उड़कर गुजरा तो यांग ये ने देखा कि डार्कबीस्ट्स की एक घनी लहर प्राचीन डोमेन शहर की ओर भाग रही थी। पहाड़ हिल रहे थे। शुरुआत में संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट मृत्यु तक उत्कृष्ट हान साम्राज्य से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं थे क्योंकि दोनों पक्षों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। शायद उनके पास एक मौका होता अगर वे ग्रैंड मायरीड पर्वत को सीमा के रूप में इस्तेमाल करते जिसकी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से रक्षा की। हालांकि अगर दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की टक्कर होती तो दक्षिणी क्षेत्र में सफलता का कोई मौका नहीं होता। हालांकि जब उन्होंने सुना कि यांग ये जीवित है और उसने उत्कृष्ट क्षेत्र की 5वीं रैंक भी हासिल कर ली है तो उन्होंने और अधिक संकोच नहीं किया।
सीमा की रक्षा बलपूर्वक करना जल्द या बाद में विफल हो जाएगा, लेकिन मृत्यु तक लड़ाई लड़ना उन्हें सफलता का मौका प्रदान करेगा। कम से कम वे उत्कृष्ट हान साम्राज्य को एक भयानक कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, भले ही वे असफल हो जाएं। प्राचीन डोमेन शहर। यह दक्षिणी क्षेत्र के सामने एक प्राकृतिक अवरोध था और लुओ जून की सेना को इसे बाईपास करने और दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचने के लिए शहर के पूर्व या पश्चिम से कम 5000 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता। लेकिन लुओ जून उनमें से किसी को भी नहीं चुनेगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वे दोनों ही आसमान में ऊंचे पहाड़ों, हर तरह के उबड़ खाबड़ इलाकों और अनगिनत खतरनाक दलदलों से घिरे हुए थे। एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों के अलावा स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ भी वहां से नहीं गुजर पाएंगे, इसलिए वह केवल प्राचीन डोमेन शहर से ही गुजर सकता था। प्राचीन डोमेन सिटी के गवर्नर की संपत्ति। ग्रैंड किन एम्पायर से किन शियुए, स्वॉर्ड सैक से शियाओ युक्सी और डिंग शाओयाओ, और डाकबीस्ट एम्पायर से एक मजबूत और हट्टा कट्टा आदमी कमरे में बैठे थे। उनके अलावा लू जियानयाओ शहर के गवर्नर एस्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हमारे प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर उत्कृष्ट हान साम्राज्य ने कम से कम 15,000 उत्कृष्ट क्षेत्र विशेषज्ञ, लगभग 600,000 आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ और अनगिनत प्रगाढ़ व्यक्ति राजा क्षेत्र में लाए हैं। वे व्यवहारिक रूप से केंद्रीय क्षेत्र के सभी कुलीन लोग हैं। डिंग शाओयाओ ने धीरे से कहा, दूसरी ओर हमारे पास कुल मिलाकर 5,000 से भी कम उत्कृष्ट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। जहां तक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों की बात है, हमारे पास केवल लगभग 200,000 हैं, जबकि हमारे पास जितने राजा क्षेत्र प्रगाढ़ व्यक्ति हैं, वे उत्कृष्ट हान साम्राज्य के पास मौजूद राजा क्षेत्र विशेषज्ञों के 5% के बराबर भी नहीं हैं। जब उन्होंने डिंग शाओयाओ को सुना तो कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए, क्योंकि उनकी ताकत में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। डिंग शाओयाओ ने कहा, हालांकि हमारे पास प्राचीन डोमेन सिटी जैसी एक प्राकृतिक बाधा है, इसलिए हम कुछ समय तक टिके रह सकते हैं यदि हम केवल बचाव करें और हमला करने से बचें। हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए कि बचाव पर बने रहना एक दीर्घकालिक योजना नहीं है। हमें बार बार लुओ जून को पीछे हटाना होगा। जब तक यह लंबे समय तक जारी रहता है, तब तक केंद्रीय क्षेत्र के वे संप्रदाय और कबीले निश्चित रूप से पीछे हटने का इरादा जगाएंगे, और हमारा अवसर तब आएगा जब उनके बीच मतभेद होगा। किन शियू ने कहा, लेकिन समस्या यह है कि क्या हम ऐसा होने तक शहर की रक्षा कर सकते हैं? डिंग शाओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुश्किल नहीं है। मुश्किल हिस्सा यह है कि हम अपने बीच मतभेदों से कैसे बचें। मेरा मानना कि आप सभी शक्तियों ने क्रमशः महान हान साम्राज्य से मरने तक लड़ने का संकल्प लिया है। हालांकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे कबीले और छोटे संप्रदाय जो आपके साथ हैं, वे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। डाकबीस्ट साम्राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा, मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य के डाकबीस्टों में कोई विश्वासघाती कबीला नहीं है। बाकी लोग चुप रहे, खास तौर पर किन शियुए। अनगिनत कबीले और छोटी शक्तियां थीं जो ग्रैंड किन साम्राज्य के रक्षक की तलाश में थीं। भले ही उन्होंने अब साम्राज्य के लिए अपना समर्थन घोषित कर दिया था, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि उनका फैसला नहीं बदलेगा। किन शियुए को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि ग्रैंड किन साम्राज्य ने पहले ही गुप्त रूप से कुछ कबीलों का सफाया कर दिया था जो साम्राज्य के प्रति बुरी नीयत रखते थे। इस बीच डिंग शाओयाओ ने कहा, उत्कृष्ट हान साम्राज्य के खिलाफ जाने के अलावा हमें अपनी तरफ की शक्तियों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार जब लुओ जून हम पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला करने में सक्षम हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक आपदा होगी। क्या आप सभी को लगता है कि अगर लुओ जून शहर में घुस जाता है तो वह हमें छोड़ देगा? वह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक बार जब वह हमें मार देगा तो पूरी मानव दुनिया उसके अधीन हो जाएगी। इसलिए कृपया उन कुलों और शक्तियों से सावधान रहें जो आपके पक्ष में शामिल हो गए हैं। एक बार जब आप देखते हैं कि उनके पास बुरी मंशा है, तो कृपया उन्हें नष्ट कर दें, भले ही आपके पास पर्याप्त सबूत हो या न हो। ऐसा करने से संभवतः कई कुलों और शक्तियों में घबराहट पैदा हो जाएगी और उनमें घृणा पैदा हो जाएगी। किन जियू ने भौहें सिकोड़ी। डिंग शाओयाओ ने कहा, हम अभी कठिन समय में हैं, इसलिए हम केवल कठोर तरीकों का ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी समय उसके सामने अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव दिखाई दिया, और फिर डिंग शाओयाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या हुआ? किन जियू ने पूछा। डिंग शाओयाओ खड़ा हुआ, उत्तर की ओर देखा और भारी आवाज में बोला, हमारे स्काउट्स की रिपोर्ट के अनुसार अजीब कपड़े पहने 2 पुरुष और एक महिला लुओ जून की सेना के बीच दिखाई दिए, और फिर लुओ जून की सेना शहर से 50 मीटर दूर रुक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? लू जियानयाओ ने पूछा। डिंग शाओयाओ ने कहा, लुओ जून की सेना के बीच पहुंचने के बाद उन्होंने एक ही काम किया। उन्होंने सेना के भीतर 1 दर्जन से अधिक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला। यह अच्छी बात है, लू जियानयाओ ने कहा, इससे साबित होता है कि वे उसके दुश्मन हैं। डिंग शाओयाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, लुओ जून ने उन एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को मारने के बाद जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं की, और उसने उन्हें अपने आवास में भी आमंत्रित किया। हमारे स्काउट्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए हैं,
और वे प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट के किसी भी क्षेत्र के कपड़े नहीं लगते हैं। इसके अलावा वे तीनों बेहद घमंडी थे। काश, मुझे उम्मीद है कि इस वजह से कोई और समस्या न पैदा हो। लुओ जून के आवास। आप इस युग के नश्वर सम्राट हैं। एक आदमी जिसके कपड़े सभी प्रकार के अजीब प्रतीकों से ढके हुए थे, लुओ जून को घूरते हुए बोल रहा था। उसी तरह के कपड़े पहने एक और आदमी और एक महिला जिसने क्रिस्टल ब्लू ड्रेस पहनी थी, उसके बगल में खड़े थे। कितना दुस्साहस! इस बीच लुओ जून के आवास के भीतर एक सैनिक ने उग्रता से चिल्लाया। हालांकि उसने बोलना भी पूरा नहीं किया था कि उस आदमी ने अपनी उंगली हिलाई और फिर एक अजीब प्रतीक आगे बढ़ा। उस सैनिक की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपने सामने एक स्थानिक अवरोध बनाया। हालांकि वह प्रतीक स्थानिक अवरोध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और यह सीधे उसके शरीर में जा लगा। टकराना। उस 5वें दर्जे के एक साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ का शरीर अचानक फट गया और फिर प्रतीक वापस उस आदमी के हाथ में उड़ गया। यहाँ सभी के हाव भाव बदल गए जबकि लुओ जून का हाव भाव बहुत ही भद्दा हो गया। उसने उन्हें अपने आवास में घुसने की अनुमति इसलिए दी थी क्योंकि उसे लगा कि वे बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय हैं, इसलिए वह उन्हें भर्ती करना चाहता था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे उसकी पूरी तरह से अवहेलना करेंगे और उसके सामने ही उसके अधीनस्थों को मार डालेंगे। ठीक जब यहाँ मौजूद हर कोई 3 विशेषज्ञों के समूह पर हमला करने वाला था, तो उस आदमी ने एक कमांड टोकन निकाला और लुओ जून की आंखों के सामने उसे हिलाया। लुओ जून ने भौहें सिकोड़ी और फिर कमांड टोकन पर नजर डालते ही वह क्रूर आवाज में बोला, कोई भी आप सभी को नहीं बचा सकता। हालांकि लुओ तियान अचानक उनके सामने प्रकट हुआ और जब उसने कमांड टोकन देखा तो उसके चेहरे पर एक जटिल और हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। उसने कहा, स्वर्ग दाव कमांड टोकन। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में मौजूद है। आप सभी पवित्र भूमि से हैं। अध्याय 579 डेमन कैटाकॉम्स। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी नहीं है। भले ही वह 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना कर रहा था, लेकिन युवक ने अपने चेहरे पर सम्मान का एक भी निशान नहीं दिखाया। इसके अलावा लुओ तियान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत, जब उसने युवक की उत्पत्ति की पुष्टि की तो उसने एक मिलनसार मुस्कान दिखाई। लुओ जून और अन्य लोगों के चेहरे इस दृश्य को देखकर मुरझा गए। उनकी पृष्ठभूमि क्या है? क्यों तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? लुओ तियान ने पूछा। युवक ने कहा, इस दुनिया में एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के बलपूर्वक उतरने से विद्रोही डिपफटरों पर लगी सील ढीली हो गई। इसलिए मेरी पवित्र भूमि को सील को मजबूत करने में हमारी सहायता करने के लिए तत्काल बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की आवश्यकता है। हम वास्तव में आशान्वित नहीं थे क्योंकि इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही इस हद तक सूख चुकी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में किसी को वास्तव में नश्वर सम्राट का पद विरासत में मिला है। नश्वर सम्राट तलवार, नश्वर सम्राट मुहर और दुनिया का कर्म भाग्य बहुत उपयोगी हैं। सील ढीली हो गई है। लुओ तियान की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने कहा, क्या यह सच है? युवक ने कहा, बिल्कुल, वरना हम इस जगह क्यों आते? बोलते समय उसने लुओ जून को देखा और कहा, चूंकि तुम नश्वर सम्राट हो तो तुरंत ही मानव जाति के सभी विशेषज्ञों को बुलाओ जो कि एक साथ दायरे और उससे ऊपर हैं, और फिर तुरंत हमारे पीछे पवित्र भूमि पर चले आओ। हमने पहले ही अपनी सेना को दानव जाति, शैतान जाति और अधो जाति से संपर्क करने के लिए भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही डेमन कैटाकॉम्स की ओर बढ़ेंगे। लुओ जून ने भौहें सिकोड़ी और लुओ तियान को देखा। लुओ तियान ने भारी आवाज में कहा, 100,000 साल से भी ज्यादा पहले महाद्वीप पर विद्रोही प्रोफोफस का एक समूह दिखाई दिया और उन्होंने हमारी दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया। उस समय विशेषज्ञों के एक समूह ने सेना में शामिल होकर अंततः डेमन कैटाकॉम्स नामक स्थान पर उन विद्रोही प्रोफोफस को दबाने में सफल रहे। उसके बाद उन विशेषज्ञों के वंशज वहां रहने लगे और पीढ़ियों तक विद्रोही प्रोफोफस की रक्षा की। जब उसने इस बिंदु तक बात की तो लुओ तियान ने एक पल के लिए विराम लिया और फिर कहा, उस समय महाद्वीप के सभी निवासी इस बात पर सहमत थे कि एक बार स्वर्ग दाव कमांड टोकन का उत्पादन हो जाने के बाद सभी शक्तियों और जातियों को इसके धारक की आज्ञाओं को सुनना होगा। अन्यथा उन्हें देशद्रोही माना जाएगा और पवित्र भूमि को हमारी दुनिया में उतरने और उस गद्दार का सफाया करने की अनुमति दी जाएगी। तो महाद्वीप पर एक और अज्ञात शक्ति थी। लुओ जून को अपने दिल में काफी असहज महसूस हुआ। उसने सोचा था कि महान हान साम्राज्य व्यवहारिक रूप से पूरे महाद्वीप में एक असाधारण अधिपति की तरह था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि महाद्वीप पर पवित्र भूमि नामक एक जगह मौजूद थी। इसके अलावा उसके पूर्वज जिस तरह से काम कर रहे थे उसके आधार पर पवित्र भूमि की ताकत शायद महान हान साम्राज्य से बेहतर थी। वह प्रतिष्ठित नश्वर सम्राट दूसरों के आदेशों का पालन करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? लुओ जून मना करने ही वाला था कि अचानक लुओ तियान की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मुझे पता है कि तुम तैयार नहीं हो। हालांकि यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि हमारा महान हान साम्राज्य पवित्र भूमि का विरोध करने में असमर्थ है। हम शायद उनका विरोध करने में असमर्थ होंगे, भले ही हम दानव जाति और शैतान जाति के साथ सेना में शामिल हो जाएं।
क्या तुम जानते हो कि हमारा महान हान साम्राज्य इतने सालों पहले तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज को कैसे पीछे हटा पाया था? यह हमारे साम्राज्य के विशेषज्ञों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि पवित्र भूमि से कोई व्यक्ति उसे रोकने के लिए आगे आया था। इसलिए तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने पवित्र भूमि का सामना किया और मेरे महान हान साम्राज्य का सफाया नहीं किया। लुओ जून चौंक गया। उसने हमेशा सोचा था कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज पीछे हट गए थे क्योंकि वह महान हान साम्राज्य के लिए एक मैच नहीं था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में पवित्र भूमि के कारण था। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज भी डरते थे। यह वास्तव में कितना भयानक है। इस बीच युवक ने लुओ जून को देखा और कहा, समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जल्दी से मानव दुनिया के सभी एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को इकट्ठा करो और फिर हमारे साथ पवित्र भूमि पर चलो। तुम्हारे पास नश्वर सम्राट तलवार, नश्वर सम्राट मोहर है, और तुम मानव दुनिया की आस्था ऊर्जा को भी एक साथ ला सकते हो। यह हमारे लिए बेहद उपयोगी है। इस बीच लुओ तियान ने कहा, पवित्र दूतों, ऐसा नहीं है कि हम सहयोग करने से इनकार करते हैं, लेकिन मुझे डर है कि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। युवक ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? लुओ तियान ने लुओ जून को देखा और लुओ जून उसके इरादों को समझ गया। उसने तुरंत कहा, मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं नश्वर सम्राट होने के बावजूद अभी पूरी मानव दुनिया पर शासन करने में असमर्थ हूँ। उदाहरण के लिए, यह दक्षिणी क्षेत्र अभी मेरे श्रेष्ठ हान साम्राज्य का विरोध कर रहा है और यह अंत तक मेरे साम्राज्य से लड़ने का इरादा रखता है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा अपने श्रेष्ठ हान साम्राज्य के श्रेष्ठ क्षेत्र विशेषज्ञों को ही इकट्ठा कर सकता हूँ। मैं दक्षिणी क्षेत्र पर शासन करने में असमर्थ हूँ। दक्षिणी क्षेत्र की ताकतें स्पष्ट रूप से उससे अंत तक लड़ने का इरादा रखती थीं। भले ही वह उनसे डरता नहीं था, लेकिन उसे पवित्र भूमि की मदद से दक्षिणी क्षेत्र को जीतने के लिए एक भी सैनिक बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए लुओ जून के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरने से नहीं रुकी। युवक ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नश्वर सम्राट ने वास्तव में मानव दुनिया को एकीकृत नहीं किया है। संपूर्ण मानव दुनिया की आस्था ऊर्जा के बिना एक नश्वर सम्राट पवित्र भूमि के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। क्या यह हल करना बहुत आसान नहीं है? इस बीच दूसरे व्यक्ति ने, जिसके हाथ में भाला था, कहा, आपकी सेना पहले से ही यहाँ है, इसलिए बस आगे बढ़ो और उन्हें कुचल दो। मुझे मत बताओ कि दक्षिणी क्षेत्र आपकी सेना का विरोध कर सकता है। लुओ जून ने कहा, लेकिन क्या इससे मानव जगत के विशेषज्ञों को भारी नुकसान नहीं होगा? इसके अलावा, अगर मैं दक्षिणी क्षेत्र के सभी गहनज्ञों का सफाया कर दूं तो मुझे मिलने वाली आस्था ऊर्जा शायद बहुत कम हो जाएगी, है ना? इस बीच समूह की एकमात्र महिला अचानक बोल पड़ी, क्या आप हमारा इस्तेमाल दक्षिणी क्षेत्र पर विजय पाने के लिए करना चाहते हैं? लुओ जून ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी ने देखा होगा कि मैं दक्षिणी क्षेत्र को नष्ट करने के लिए तैयार था। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी मानव जाति को एक साथ काम करना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप तीनों दक्षिणी क्षेत्र की उन शक्तियों को मना लेंगे और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करेंगे। उसके बाद हम विद्रोही डिपरोफर्स के खिलाफ एक साथ काम कर सकते हैं। बेशक, अगर आप तीनों तैयार नहीं हैं, तो मैं अस्थायी रूप से दक्षिणी क्षेत्र पर हमला करना छोड़ दूंगा और अपने साम्राज्य के कुलीनों को अभी पवित्र भूमि पर ले जाऊंगा। आगे चल रहे युवक ने हाथ हिलाकर कहा, केवल आपको पूरी मानव जाति की आस्था ऊर्जा को इकट्ठा करने की अनुमति देकर ही आप हमारे लिए अत्यंत सहायक होंगे। यदि एक भी क्षेत्र छूट जाए तो भी यह काम नहीं करेगा। दक्षिणी क्षेत्र के प्रगाढ़ लोग विद्रोही प्रगाढ़ लोगों का विरोध करने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं। भले ही हम आप सभी के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोही प्रगाढ़ लोगों को सील कर दिया जाए। इसलिए उन्हें बिना किसी शर्त के आपके सामने झुकना चाहिए और आपको पूरी मानव दुनिया की आस्था ऊर्जा को नियंत्रित करने देना चाहिए। यह सुनकर लुओ जुन बहुत खुश हुआ। आओ दक्षिणी क्षेत्र के दीप शिक्षकों से मिलें। युवक मुड़ा और लुओ जुन के आवाज से बाहर चला गया। ठीक इसी समय लुओ जुन अचानक बोला, क्या होगा अगर वे मना कर दें? युवक ने एक क्षण रुककर कहा, पवित्र भूमि की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अगर वे मना करते हैं तो हम उनका सफाया कर देंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह चला गया। भाला लिए हुए आदमी और औरत उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। यह सुनते ही लुओ जुन के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर अंत में वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। प्राचीन डोमेन शहर के बाहर। मैं आप सभी को शहर के द्वार खोलने और आत्मसमर्पण करने के लिए 2 घंटे का समय देता हूँ। अन्यथा आज वह दिन होगा जब आप सभी को दफनाया जाएगा। युवक हवा में तैरता हुआ प्राचीन डोमेन शहर को ठंडी निगाहों से देख रहा था और उसकी आवाज, जो उसकी गहन ऊर्जा से बड़ी हुई थी, पूरे शहर में गूंज रही थी। अध्याय 580 अपने साथ अधिक सेनाएं लाओ। डिंग शाओयाओ, किन शियुए और अन्य लोग शहर की दीवारों पर खड़े थे और डिंग शाओयाओ ने तीनों युवकों को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उसने पूछा, तुम कौन हो? कितनी खूबसूरत महिलाएं।
भालाधारी व्यक्ति की आंखें चमक उठी जब डिंग शाओयाओ और अन्य लोग शहर की दीवारों पर दिखाई दिए और उसकी नज़र लगातार उन चारों पर घूम रही थी। उसने कहा, तस्क तस्क। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट के परफॉर्मर्स वास्तव में महान नहीं हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी सुंदरियां हैं। सुबो, मैं, लिन तियान, इन महिलाओं को चाहते हैं। उनके लिए मुझसे मत लड़ो। हाहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया था, जिससे उसकी आवाज आसपास के वातावरण तक पहुंच गई और वहां मौजूद हर किसी को सुनाई देने लगी। डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। आगे चल रहे युवक जिसका नाम सुबू था, ने डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर उसने कहा, जब हमारा काम पूरा हो जाए तो आप जो चाहें कर सकते हैं। लिन तियान यह सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर वह हवा में उछल पड़ा और डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों पर एक अनियंत्रित नजर डाली। छोटी सुंदरियों, क्या तुमने सुना? आज से तुम सभी मेरी हो। हाहा, चिंता मत करो, अगर तुम मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम सभी को पवित्र भूमि पर ले जाऊंगा और वहां खेती करूंगा। स्विश। कृपाण क्यूई की एक लड़ी हवा में फटी और तुरंत लिन तियान के सामने आ पहुंची। 8वें स्तर की कृपाण मंशा। दिलचस्प। हाहा, लिन तियान ने अपना भाला आगे की ओर मारा। यह एक उग्र ड्रैगन की तरह था जो आगे की ओर झपट रहा था और इसने कृपाण क्यूई को तुरंत टुकड़ों में उड़ा दिया। उसके बाद लिन तियान की नज़र जियाओ युक्सी पर पड़ी, जबकि उसने एक चिढ़ाने वाला भाव प्रकट किया और कहा, काफी ठंडा, काफी आकर्षक भी। हाहा, मुझे तुम्हारी जैसी महिलाएं पसंद हैं। केवल ऐसी विजय ही दिलचस्प होगी। हाहा, जियो युक्सी हमला करने ही वाली थी कि डिंग शाओयाओ ने उसे रोक दिया, और फिर डिंग शाओयाओ ने सूबू के 3 के समूह को देखा और कहा, आप लुओ जुन के अधीनस्थ नहीं लगते हैं, है ना? होशियार। लिन तियान ने डिंग शाओयाओ को देखा और कहा, तुम्हारी अज्ञानता और इस तथ्य के कारण कि तुम बहुत सुंदर हो, यह युवा मास्टर तुम्हें हमारी पृष्ठभूमि के बारे में बताएगा। हम पवित्र भूमि से हैं। हम पूरे महाद्वीप के कुलीनों को अपने साथ पवित्र भूमि पर लाने आए हैं ताकि विद्रोही प्रगाढ़ लोगों को दबाने में हमारी मदद की जा सके। हमें नश्वर सम्राट के कर्म भाग्य की आवश्यकता है, इसलिए आप सभी को व्यर्थ प्रतिरोध नहीं करना चाहिए और तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं नश्वर सम्राट को तुम सभी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा क्योंकि तुम सभी मेरे होगे। हाहा, क्या आप उसे नहीं रोकेंगे? क्रिस्टल ब्लू ड्रेस वाली महिला ने उदासीनता से कहा। सूबू ने स्पष्ट रूप से कहा, यह उनके लिए सम्मान की बात है कि लिन तियान उनसे प्यार करता है ना? महिला ने कहा, क्या आपको डर नहीं है कि वह हमारा मिशन खराब कर देगा? मेरे पवित्र स्थान की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कौन करता है? सूबू ने ठंडे स्वर में कहा। महिला चुप हो गई और आगे कुछ नहीं बोली। डिंग शाओयाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे तुम कहीं से भी आए हो या तुम्हारी ताकत कितनी भी भयानक क्यों न हो, मैं बस इतना जानती हूं कि तुमने कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। इसलिए तुम सभी को इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर यांग ये किस तरह का व्यक्ति था? वह एक पूर्ण पागल था, और एक बार जब वह पवित्र भूमि से नाराज हो जाता था, तो वह उसकी कोई परवाह नहीं करता था। क्या ऐसा है? लिन तियान जोर से हंसा। वह कुछ देर हंसा, फिर बोला, हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह वाकई बहुत हास्यास्पद है। इस परित्यक्त दुनिया के निवासी वास्तव में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। बेबी, क्या तुम बिस्तर पर ऐसा करने की बात कर रही हो? हाहा, चिंता मत करो, मेरा भाला कभी नहीं गिरेगा। तुम चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। कितना दुस्साहस! इस बीच डाकबीस्ट साम्राज्य के प्रतिनिधि ने शहर की दीवार से छलांग लगाते हुए उग्र रूप से दहाड़ लगाई, और फिर वह हवा में एक विशाल लाल शेर में तब्दील हो गया और लिन तियान की ओर जोर से टूट पड़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लिन तियान के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक उभरी, जबकि उसने तेजी से अपने भाले से वार किया। एक विशाल काला ड्रैगन आगे बढ़ा और उग्र लाल शेर से टकराया। टकराना! आग की तरह लाल रंग का शेर हवा में दर्द से चिल्लाया, जबकि उसका शरीर उड़कर जमीन पर गिर गया। कितना कमजोर! लिन तियान ने तिरस्कार के साथ अपना सिर हिलाया, और फिर उसका शरीर चमक उठा जैसे वह एक उल्कापिंड की तरह शेर की ओर उतरा। स्विश! ठीक इसी समय जियाओ युशी हवा में दिखाई दी, और फिर ठंडी रोशनी की एक किरण चमकी। कृपाण क्यूई की एक बड़ी स्ट्रैंड आकाश को चीरती हुई लिन तियान पर गिर पड़ी। हम्फ! लिन तियान ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे ही उसने अपने हाथ में भाला तेजी से लहराया, और फिर सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी और कृपाण क्यूई से जोर से टकराए। टकराना! दोनों ही विमान हवा में ही फट गए। लिन तियान ने हंसते हुए कहा, लिटिल ब्यूटी, आपकी ताकत बिल्कुल भी खराब नहीं है, और आपकी तलवार भी अच्छी है। आओ, मैं इसे आजमाता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन तियान ने लाल शेर का पीछा करना छोड़ दिया और जियाओ युक्सी की ओर विस्फोटक रूप से चमका। शियाओ युक्सी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि शीरविंग ने तेजी से अपना म्यान छोड़ा, और फिर कृपाण क्यूई की एक लहर आगे बढ़ी। जहां भी वे गुजरे, अंतरिक्ष फट गया और प्राचीन डोमेन शहर के ऊपर आसमान में एक बहुत लंबी दरार दिखाई दी। उस औरत की ताकत खराब नहीं है।
सूबू ने उदासीनता से कहा। दुर्भाग्यवश वह सूबू की बराबरी नहीं कर पाएगी, है न? महिला ने कहा। उस नश्वर सम्राट के अलावा क्या इस पूरे महाद्वीप में साधना के उसी क्षेत्र में कोई और है जो हमारे बराबर हो सकता है? अगर वह नश्वर सम्राट पूरे महाद्वीप का कर्म भाग्य इकट्ठा नहीं करता, तो क्या वह हमारे सामने अभी भी चींटी की तरह नहीं होगा? सूबू ने स्पष्ट रूप से कहा। महिला चुप रही क्योंकि ये तथ्य थे। लिनतियान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक तब उभरी जब उसने शियाओ युक्सी के हमले से पैदा हुए भयानक दृश्य को देखा, और उसने कहा, सुंदरता, मैंने यह नहीं देखा कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। लेकिन बिग ब्रदर के सामने यह अभी भी अपर्याप्त है। ठीक है, बिग ब्रदर के पास तुम्हारे साथ खेलना जारी रखने का समय नहीं है। लिनतियान ने अपनी बात समाप्त करते ही अचानक अपना भाला घुमाया, और उसके भाले की नोक पर जगह तुरंत विकृत हो गई, जबकि भाले की छवियां आसमान में फैल गईं और छा गईं। एक पल में उन्होंने जियाओ युक्सी की कृपाण क्यूई को टुकड़ों में उड़ा दिया। उसी समय लिनतियान अचानक जियाओ युक्सी के सामने आ गया, और उसका भाला उसकी ओर बढ़ गया। हालांकि उसने अपने भाले के दूसरे सिरे का इस्तेमाल किया था, न कि उसकी नोक का। युक्सी, सावधान! डिंग शाओयाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। वह जियाओ युक्सी को बचाने के लिए किसी को भेजने ही वाली थी कि तभी क्षितिज से तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमकी। डिंग शाओयाओ और शहर की दीवारों पर मौजूद दूसरी लड़कियों ने तुरंत राहत की सांस ली जब उन्होंने तलवार की ऊर्जा की उस किरण को देखा। क्रिस्टल ब्लू ड्रेस पहनी महिला के चेहरे पर भी तलवार की ऊर्जा की किरण दिखने पर भाव बदल गए। उसके हाथ में मौजूद तलवार से अचानक तलवार की चीख निकली और वह पागलों की तरह कांपने लगी, मानो वह म्यान से बाहर निकलने वाली हो। सूबू के चेहरे का भाव भी बदल गया था, और एक अजीब सा प्रतीक उसके हाथ में तेज गति से घूमने लगा था। तलवार की ऊर्जा की उस किरण का लक्ष्य लिनतियान था। लिनतियान ने तेजी से मुड़कर देखा जब उसने देखा कि पीछे से एक मजबूत बल उस पर दबाव डाल रहा है, और उसने तेजी से तलवार की ऊर्जा की उस किरण के खिलाफ अपने भाले को घुमाया। टकराना! लिनतियान 300 मीटर पीछे जाकर गिरा और उसकी हथेली, जिससे उसने भाला पकड़ा था, फट गई, जबकि ताज़ा खून उसके भाले से लगातार बह रहा था। लिनतियान की अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई। ठीक इसी समय यांग ये और कॉपस पूर्वज यहाँ प्रकट हुए। यह यांग ये है, यह यांग ये है। हे भगवान, वह अभी भी जीवित है। वह अभी भी जीवित है। हाहा, हाहा, यांग ये अभी भी जीवित है। वह अभी भी जीवित है। यांग ये के यहाँ आने से अब लुओ जुन कुछ भी नहीं है। हा, यांग ये, यांग ये, यांग ये। जैसे ही उन्होंने यांग ये को देखा, प्राचीन डोमेन शहर की दीवारों पर हर कोई खुशी से झूम उठा। दरअसल जब वे इससे पहले महान हान साम्राज्य की सेना के हमले का सामना कर रहे थे, तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक बार जब यांग ये यहाँ दिखाई दिए, तो उन सभी को लगा कि महान हान साम्राज्य अब उतना भयानक नहीं रहा। हे, कॉप्स एंसेस्टर की अजीब सी हंसी गूंजी और उसने कहा, बच्चे, लगता है तुम यहाँ काफी लोकप्रिय हो। यांग ये ने कॉपस एंसेस्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शियाओ युक्सी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या तुम ठीक हो? जियाओ युशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनकी पृष्ठभूमि सरल नहीं है। आपको सावधान रहना होगा। यांग ये, तुम वास्तव में अभी भी जीवित हो। इस बीच लुओ जून लोगों के एक समूह के साथ दूर से दिखाई दिया। जब उसने देखा कि यांग ये वास्तव में अभी भी जीवित है, तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बेहद रंगीन हो गई। दूसरी ओर लुओ जून के पक्ष में सभी एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों के चेहरे भद्दे थे जबकि उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। तुम अभी वापस जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, यांग ये ने धीरे से शियाओ युक्सी से कहा। जियो युक्सी ने सिर हिलाया और फिर वह प्राचीन डोमेन शहर में उड़ गई। यांग ये ने पलटकर लुओ जून को देखा। उसने लुओ जून के पीछे की सेना का आंकलन किया, और यह देखते ही कि लुओ जून सिर्फ 100 से कम विशेषज्ञ लेकर आया है, उसने तुरंत कहा, क्या तुम इतनी सारी सेनाएं लेकर आए हो? लुओ जून, क्या तुम्हें यकीन है कि सिर्फ इतनी कम सेनाएं तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम हैं? यांग ये, लुओ जून की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। अगले ही पल वह पलटा और अपने समूह को दूर ले गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके ये अधीनस्थ व्यर्थ मरें। उसके पास अब 3 क्षेत्रों से विश्वास ऊर्जा थी, इसलिए उसे यांग ये से लड़ने की अपनी क्षमता पर भरोसा था, लेकिन यांग ये के पास अभी भी लाश पूर्वज और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था। जब तक उनमें से कोई भी उसे व्यस्त रखता, तब तक उसके सभी अधीनस्थ निश्चित रूप से बहुत कम समय में मारे जाएंगे। उसने मूल रूप से इस समूह का नेतृत्व उन 3 युवकों की ताकत को देखने के लिए किया था, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि वह इसके बजाय यांग ये को देखेगा। यहाँ तक एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी यांग ये को मारने में सक्षम नहीं था। लुओ जून ने अपनी मुट्ठियां कस ली जबकि उसका चेहरा भयावह रूप से बर्बर था। हालांकि वह वास्तव में यांग ये को मारना चाहता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि नानजिंग और खुद के अलावा पूरे महाद्वीप में कोई अन्य एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ नहीं था जो यांग ये को रोक सकता था। और हाँ, पवित्र भूमि के उन 3 सदस्यों के बारे में सच कहूं तो वह उन पर बिल्कुल भी कृपालु नजर नहीं रखता था। नश्वर सम्राट, रुको। ठीक इसी समय सूबू ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप दक्षिणी क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहते?
चिंता न करें, हम तीनों यहाँ हैं। मुझे देखने दो कि कौन हमारा विरोध करने की हिम्मत करता है। लुओ जुन ने गहरी सांस ली, सूबू की ओर देखने के लिए मुड़ा, और फिर उसने कहा, पवित्र दूतों, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो वापस जाएं और अपने साथ और अधिक सेनाएं लेकर आएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ जुन एक पल के लिए भी नहीं रुका, और वह तुरंत अपने समूह का नेतृत्व करते हुए सभी की दृष्टि से ओझल हो गया। सूबू का चेहरा उतर गया। लगता है मानव जगत में आपकी प्रतिष्ठा वाकई बहुत बढ़िया है। इस बीच लिनतियान ने अचानक कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज के बाद आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या वह महिला आपकी पत्नी से पहले की थी? हाँ, चिंता मत करो, आपके मरने के बाद मैं उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। हाँ। लाश के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी किसी को मरने के लिए इतना बेताब नहीं देखा। अध्याय 581। आइए हम चीजों को निर्धारित करने के लिए शक्ति का उपयोग करें। सावधान रहो, लिनतियान। इस बीच सूबू ने अचानक लिनतियान को चेतावनी दी क्योंकि उनके सामने इस आदमी ने उसे खतरनाक एहसास दिलाया था। लापरवाह मत बनो, वह बहुत ताकतवर है। महिला ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ चेतावनी दी। उसने तलवार की साधना की थी, और जब यांग ये यहाँ आया तो उसने वास्तव में अपनी तलवार को कांपता हुआ महसूस किया था। वह जानती थी कि उसकी तलवार डरी हुई थी। उसके पास 7वें स्तर की तलवार की मंशा थी और उसने आदिमकाल की तलवार तकनीक में साधना की थी, फिर भी उसके सामने इस व्यक्ति ने वास्तव में उसकी तलवार को भयभीत कर दिया। इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। लिनतियान ने तिरस्कार के साथ हंसते हुए कहा, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तलवार चलाने में उसकी क्षमता काफी अच्छी है, लेकिन अगर मैं लापरवाह और असावधान नहीं होता तो उसके 10 वार भी मुझे घायल नहीं कर पाते। क्या तुम्हारा काम हो गया? इस बीच यांग ये लिनतियान की ओर बढ़ा और बोला, बूढ़े कमीने, उन दोनों पर नजर रखने में मेरी मदद करो। उन्हें भागने मत देना। कमीने, मुझे पूर्वज कहो, मुझे पूर्वज कहो। बूढ़े कमीने मेरी गांड। लाश पूर्वज गुस्से में था। यांग ये ने लाश पूर्वज पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका आकार चमक उठा और तुरंत लिनतियान के सामने जमीन पर आ गया, इससे पहले कि वह अपने पैर की नोक को जमीन पर टैप करता। उसका आकार हवा में ऊपर उठ गया, जबकि तलवार शासक लिनतियान पर पहाड़ की तरह टूटकर गिर गया। जहां भी यह गुजरा, यांग यी के तलवार शासक के सामने का स्थान सीधे विकृत हो गया, और इसने बहुत ही अजीब चाप का निर्माण किया। लिनतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस परित्यक्त दुनिया का यह आदमी इतना ताकतवर है। लिनतियान ने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसके भीतर की गहन ऊर्जा उसके भाले में पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी, और फिर वह उछल पड़ा और अपने भाले की नोक को यांग ये के तलवार शासक के खिलाफ घुमाया। टकराना। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जैसे लिनतियान के हाथ में भाला धनुष की तरह मुड़ गया, और उसके पैरों के नीचे जमीन में दरारें तेजी से फैलने लगीं। इस बीच 9वें स्तर की तलवार की मंशा यांग ये के भीतर से बाहर निकली। लिनतियान की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई, और एक धमाके की आवाज हुई क्योंकि उसका उच्च श्रेणी का स्वर्ग रैंक भाला तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया। उसके बाद यांग ये का तलवार शासक लिनतियान के सिर की ओर नीचे उतरा। लिनतियान ने महत्वपूर्ण क्षण में अपना सिर एक तरफ कर लिया, जिससे यांग ये की तलवार उसके कंधे पर गिर गई। टकराना। लिनतियान की तीखी चीख गूंजी जब उसका शरीर जमीन पर धंस गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूबू लिनतियान को हाथ देने ही वाला था जब लाश पूर्वज ने उसका रास्ता रोक लिया और उदास होकर हंसा, तुम्हें बस यहाँ आज्ञाकारी होकर खड़ा रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे पूर्वज, मैं तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सूबू ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, जब उसके हाथ में एक प्रतीक हिंसक रूप से आगे बढ़ा और कॉपस एंसेस्टर की छाती से टकराया। टकराना। लाश पूर्वज 2 कदम पीछे हट गया जबकि उसकी छाती पर एक अस्पष्ट निशान दिखाई दिया। आप यह कैसे कर सकते हैं? सूबू ने आश्चर्य से कॉपस एंसेस्टर को देखा और कहा, आप यह कैसे कर सकते हैं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचा हो? कॉपस एंसेस्टर की आंखों में अचानक आग की लपटें चमक उठी जब उसने कहा, तुम पवित्र भूमि से हो। तुम वास्तव में हमारे पवित्र भूमि के बारे में जानते हो? सूबू दंग रह गया, और फिर उसने गुस्से से कहा, जब तुम इसके बारे में जानते हो तो तुमने वास्तव में हम पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम मौत की तलाश में हो? लाश के पूर्वज ने अपनी हथेली उल्टी, और खून से लाल कृपाण उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया जैसा कि उसने कहा, पवित्र भूमि। हे, मैं तुम्हें मार दूंगा भले ही वह बच्चा मना कर दे। पवित्र भूमि? कौन सी पवित्र भूमि? यांग ये की आवाज अचानक गूंज उठी। सभी ने यांग ये की ओर देखा और देखा कि वह लिनतियान को अपने हाथ में पकड़े हुए था। इस समय लिनतियान अभी भी जीवित था, लेकिन वह काफी भयावह स्थिति में था। सबसे पहले उसके मुंह का आकार बुरी तरह से विकृत हो गया था, उसका चेहरा पूरी तरह से सूज गया था, और उसके दांत पूरी तरह से टूट गए थे। इसके अलावा उसके अंगों के भीतर की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए उसका पूरा शरीर लंगड़ा हो गया था और उसे सहारा देने के लिए यांगे की जरूरत थी। कितना दुस्साहस! तुमने वास्तव में मेरे पवित्र स्थान से किसी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की।
तुम और तुम्हारे परिवार की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। सूबू ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। बूढ़े कमीने, इसे कुछ शिष्टाचार सिखाओ। यांग ये ने सूबू पर एक नजर भी नहीं डाली, और वह लिन तियान को अपने हाथ में पकड़े हुए शहर की दीवार की ओर चला गया। हे, मुझे वास्तव में आपका चरित्र पसंद है। हा हा हा। कॉपस एंसेस्टर विस्फोटक रूप से सूबू की ओर चमका, जबकि उसने अपने हाथ में रक्तलाल कृपाण के साथ तेजी से वार किया। सूबू की अभिव्यक्ति बदल गई, और उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर के भीतर की सारी गहन ऊर्जा को प्रसारित किया और एक विशाल प्रतीक उसके भीतर से बाहर निकला और लाश पूर्वज की ओर टूट पड़ा। महिला चुपचाप खड़ी होकर युद्ध नहीं देख रही थी। उसके हाथ की तलवार म्यान से बाहर निकली और नीली चमक निकली जो लाश पूर्वज की ओर फैल गई। यांग ये ने कॉपस एंसेस्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार, कॉपस एंसेस्टर की भयानक रक्षात्मक क्षमता उसे मोनाक रियल्म विशेषज्ञों के कुछ सामने के वार का सामना करने की अनुमति देगी। यांग ये लिन तियान को शहर की दीवारों पर ले आया और फिर उसने लिन तियान के चेहरे पर तलवार के शासक से वार किया, जिससे उसका चेहरा तुरंत और भी सूज गया। लिन तियान ने यांग ये को नाराजगी भरी नजरों से देखा। यांग ये ने कहा, जाओ, उनसे माफी मांगो और फिर मैं तुम्हारी मौत शीघ्र कर दूंगी। तुम मर जाओगे। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। लिन तियान ने नाराजगी से कहा। थप्पड़। यांग ये ने फिर से लिन तियान के चेहरे पर अपनी तलवार मारी, जिससे लिन तियान के मुंह से एक तीखी चीख निकली और उसके चेहरे से खून बहने लगा। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। टकराना। यांग ये की हथेली में नेदर घोस्ट फ्लेम प्रकट हुआ और उसने कहा, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। अगर तुम अब भी मना करोगे तो तुम चाहकर भी मर नहीं पाओगे। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? इस बीच सूबू ने लाश पूर्वज से लड़ते हुए उग्रता से दहाड़ लगाई। हम पवित्र भूमि से हैं, फिर भी तुम हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। तुम निश्चित रूप से एक कब्रहीन मौत मरोगे। हम पवित्र भूमि से हैं। लिन तियान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे जो जवाब मिला वह आग की लपटों की एक लपट थी। लपटें उसके कान में घुस गईं, और फिर उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं जैसे कि वे अपनी जेबों से बाहर निकलने वाली हों, और उसकी आंखें खून के लाल धागों से ढकी हुई थीं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वह वास्तव में बोलने में असमर्थ था। ठीक इसी समय तलवार आत्मा यांग ये के पास प्रकट हुई। तुम उसे मार नहीं सकते, तलवार आत्मा ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये को काफी आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्यों? वे लोग हैं जो डेमन कैटाकॉम्स की रखवाली कर रहे हैं, या जैसा कि वे खुद को कहते हैं, पवित्र भूमि। उसे मारना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जब उसने इस बिंदु तक बात की, तो उसने यांग यी को पवित्र भूमि की पृष्ठभूमि का वर्णन किया। लाश के पूर्वज, सूबू और महिला ने भी लड़ना बंद कर दिया। सूबू और महिला ने आश्चर्य और सतर्कता के साथ लाश पूर्वज को देखा, लेकिन उन्होंने उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके हमले वास्तव में इस कंकाल राक्षस के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे। थोड़ी देर बाद यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, तो हमारी इस दुनिया से परे एक जगह है जिसे पवित्र भूमि कहा जाता है। वे सभी उन नायकों के वंशज हैं जिन्होंने इतने सालों पहले महाद्वीप की रक्षा की थी। यदि आप उन्हें मार देते हैं तो यह निश्चित रूप से उन अनगिनत विशेषज्ञों के दिलों में नाराजगी पैदा करेगा जो अभी भी अतीत की घटनाओं को याद करते हैं। तलवार आत्मा ने कहा, तो क्या यह हो सकता है कि केवल वे ही मुझे मार सकते हैं? यांग ये ठंडी हंसी हंसा। तलवार आत्मा चुप हो गई। इस बीच नीली पोशाक वाली महिला ने अचानक कहा, हम यहाँ केवल आप सभी से यह कहने आए हैं कि आप हमारे पवित्र स्थान पर आएं और विद्रोही डिप्रोफर्स को सील करने के लिए सेना में शामिल हों। क्या ऐसा है? यांग ये ठंडी हंसी हंसा, और फिर उसने अपनी तलवार से लिन तियान के सिर पर वार किया। तो फिर वह क्या कर रहा था? महिला चुप हो गई। सूबू ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ व्यवहार कर रहे हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने आपके साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे धमकाने और चीजों को निर्धारित करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। ठीक है। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने अचानक अपनी तलवार को जोर से घुमाया, और लिन तियान का सिर तुरंत टुकड़ों में टूट गया। अब चलो अपनी ताकत से बात करें। अध्याय 582 वध। तुमने वास्तव में मेरे पवित्र भूमि के एक सदस्य को मारने की हिम्मत की। सूबू की अभिव्यक्ति थोड़ी क्रूर हो गई। उसकी आंखों में हत्या के इरादे के अलावा गहरा सदमा भी था। अगर यांग ये को पवित्र भूमि के बारे में नहीं पता था, तो वह इसे अज्ञानता से उत्पन्न निडरता के रूप में समझ सकता था। हालांकि यांग ये स्पष्ट रूप से जानता था कि पवित्र भूमि कितनी भयानक थी, फिर भी उसने जानलेवा प्रहार करने की हिम्मत की, इसलिए उसे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि यांग ये को ऐसा कृत्य करने का साहस कहां से मिला। महिला की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। उस आदमी ने वास्तव में पवित्र भूमि से किसी को मारने की हिम्मत की। आखिरकार जब वे प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पहुंचे, तो उन बूढ़े लोगों ने भी, जिन्होंने कुछ हजार सालों तक खेती की थी, मिलनसार व्यवहार किया और उनका सामना करते समय बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया। लाश के पूर्वज भी काफी हैरान थे, लेकिन उन्हें और भी सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम वाकई दिलचस्प हो।
तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के पवित्र भूमि के सदस्यों को भी मार डाला। क्या तुम जानते हो कि भले ही यह 15,000 साल से भी पहले के प्राचीन समय की बात हो, लेकिन किसी ने भी पवित्र भूमि के सदस्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की, जो खुद को महाद्वीप पर दिखाते थे। यांग ये ने कहा, क्या आपको लगता है कि अगर मैं उन्हें आज छोड़ दूं तो वे मुझे जाने देंगे? वे ऐसा नहीं करेंगे। लाश के पूर्वज ने कहा, वे तुम्हें एक उदाहरण बनाने के लिए मार देंगे। इसके अलावा तुम्हारे साथ जुड़े सभी लोग और यहाँ तक कि दक्षिणी क्षेत्र के सभी गूढ़ व्यक्ति भी उनके द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि पवित्र भूमि किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करती। जो कोई भी इसका अपमान करता है वह मर जाता है। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, क्या यह आपके सवाल का जवाब नहीं है? चून की सुलह असंभव है तो मैं उसे जीवित क्यों रखूं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं और जितने लोगों को मार सकूं मार दूं? हा, सही कहा। लाश पूर्वज जोर से हंसा और बोला, बच्चे, तुम्हें वास्तव में तलवार सम्राट नहीं कहा जाना चाहिए। तुम्हें तलवार दानव कहा जाना चाहिए। तुम एक भयानक मौत मरोगे। इस बीच सुवु उग्रता से बोला। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति अचानक से गायब हो गई, और जब वह एक बार फिर प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सुवु के सामने था। यह देखकर उसके चेहरे का भाव हिंसक रूप से बदल गया, और फिर उसके भीतर से अनगिनत प्रतीक विस्फोटक रूप से बाहर निकल आए। हालांकि वे प्रतीक अचानक से उस स्थान पर रुक गए जहां से वे अभी अभी निकले थे। यह तलवार का क्षेत्र है। उसने तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है। सुवु, सावधान, महिला ने बगल से आश्चर्य से कहा। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यांग ये के तलवार शासक ने सुवु के सिर पर जोर से प्रहार किया था। टकराना, सुवु का सिर तुरंत टुकड़ों में फट गया और रक्त और मस्तिष्क की असंख्य धाराएं आसपास की ओर फैल गईं। यांग ये ने तलवार शासक को दूर रखा, सुवु की लाश को देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बुरे कमीने, क्या पवित्र भूमि के सभी सदस्य इतने कमजोर हैं? यह तुम ही हो जो बहुत शक्तिशाली हो। लाश पूर्वज ने सच्चाई से कहा, मेरे युग के दौरान भी साधना के समान क्षेत्र में तुम्हारे लिए कोई जोड़ीदार मिलना शायद मुश्किल होगा। यांग ये ने कंधे उचका दिए और फिर वह महिला की ओर तेजी से चमका। वह इससे भयभीत हो गई और अपनी तलवार निकालने ही वाली थी। हालांकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में तलवार निकालने में असमर्थ थी। बस इसी क्षण तलवार शासक उसके सिर पर उतर आया था और फिर वह तरबूज की तरह फट गया। मैंने सोचा था कि तुम महिलाओं के प्रति दयालु होगे। लाश पूर्वज अचानक बोला। महिलाओं के प्रति दयालु? दुश्मन के प्रति? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कितना मूर्ख बनूंगा। वास्तव में, लाश के पूर्वज ने सिर हिलाया और सहमति जताई, अगर मैं इतने सालों पहले मूर्ख नहीं होता तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। बच्चे, भले ही तुमने अभी अभी उन्हें खुशी खुशी मार डाला हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर पवित्र भूमि तुम्हारे खिलाफ विशेषज्ञों को भेजती है तो तुम क्या करोगे? यांग ये ने साफ कहा, जब वे आएंगे तो मैं उचित कार्रवाई करूंगी। लाश के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और कहा, पवित्र भूमि की ताकत आपकी कल्पना से परे है। मैं इसे इस तरह से कहता हूं, आप पूरे महाद्वीप की ताकत को एक साथ लाकर ही इसके खिलाफ जा सकते हैं। हालांकि, क्या आपको लगता है कि दानव जाति, शैतान जाति या लुओ जून आपकी मदद करेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। खासकर लुओ जून, वह शायद आपको मरते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहेगा। पवित्र भूमि इतनी डरावनी नहीं है, कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं। इस बीच तलवार आत्मा की आवाज अचानक यांग ये के दिमाग में गूंज उठी। उनके अर्धसंत क्षेत्र के विशेषज्ञ आसानी से महाद्वीप में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उन विशेषज्ञों और मेरे दूसरे गुरु ने महाद्वीप और डेमन कैटाकॉम्स के बीच एक अवरोध पैदा कर दिया है। अर्धसंत क्षेत्र और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को डेमन कैटाकॉम्स से महाद्वीप में प्रवेश करने की मनाही है। क्यों? यांग ये ने पूछा। क्योंकि इससे महाद्वीप का संतुलन बिगड़ जाएगा। साथ ही यह इसलिए भी है कि अर्धसंत क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी जिम्मेदारियों से विमुख न हो सके, तलवार आत्मा ने कहा। तो यही कारण है, यांग ये ने कहा, आपका मुख्य शरीर पवित्र भूमि के भीतर है। हाँ, यांग ये ने आगे कहा, दूसरे शब्दों में, हमें पवित्र भूमि की ओर जाना होगा और फिर आपके मुख्य शरीर को उन अर्धसंत क्षेत्र विशेषज्ञों की नाक के नीचे से दूर ले जाना होगा। हाँ, यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे जब उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं अभी एक अर्धसंत को हरा सकता हूँ? हम चुपके से अंदर जा सकते हैं, तलवार आत्मा ने कहा। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। उसे अचानक लगा कि तलवार आत्मा से उसका मुख्य शरीर वापस लाने का वादा करना एक गलती थी। उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके संत क्षेत्र के विशेषज्ञ महाद्वीप पर नहीं आ सकते थे। आखिरकार वह अब 5वीं रैंक का एक साल क्षेत्र विशेषज्ञ था, इसलिए भले ही वह एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को हरा न सके, लेकिन उसे लगा कि स्टेलर शटल और तलवार डोमेन पर भरोसा करके भागने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि
यदि वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ पवित्र भूमि की ओर जाता है तो उसे उन अर्धसंत क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ सकता है और उसके पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। पवित्र भूमि के सदस्यों को पता है कि सील ढीली हो गई है और वे सील को मजबूत करने के लिए महाद्वीप के सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करने का इरादा रखते हैं। हालांकि वे इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। मैं यह महसूस करने में सक्षम हूं कि कुछ विद्रोही प्रगाढ़ लोग जाग गए हैं और वे और भी अधिक लोगों के जागने का इंतजार कर रहे हैं। अन्यथा वे शायद अब तक सील से बाहर निकल गए होते। अगर हम देर से पहुंचे तो मेरे मुख्य शरीर की चेतना निश्चित रूप से उनके द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। उस समय मैं अस्तित्व में नहीं रहूंगा। तलवार आत्मा ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि पवित्र भूमि का सब कुछ व्यर्थ है? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने कहा, पूरी तरह से नहीं। अगर लुओ जून महाद्वीप को एकीकृत करने में सक्षम है तो पूरे महाद्वीप की आस्था ऊर्जा को नश्वर सम्राट तलवार और नश्वर सम्राट मोहर के साथ मिलाकर मोहर को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाए तो थोड़ी संभावना हो सकती है। हालांकि उसके लिए महाद्वीप को एकीकृत करना स्पष्ट रूप से असंभव है। सबसे पहले यह आपकी उपस्थिति और इस तथ्य के कारण है कि वह आपका दुश्मन है। दूसरे, भले ही आप उसे न रोकें, उसके लिए कम समय में पूरे महाद्वीप को एकीकृत करना असंभव है जब तक कि आप और एन नानजिंग दोनों उसकी सहायता न करें। यांग ये ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? तलवार आत्मा ने धीरे से आह भरी। लुओ जून की सबसे बड़ी गलती थी कि वह फूल महल की खातिर आपसे दुश्मनी कर बैठा। अगर वह आपसे दुश्मनी नहीं करता तो वह एन नानजिंग और आपकी मदद से कुछ ही समय में पूरे महाद्वीप को एकजुट करने में सक्षम हो सकता था। भले ही वह महाद्वीप को एकजुट न कर सके, लेकिन अगर आप सभी एक साथ मिलकर उन विद्रोही डिपोर्फस के सील तोड़ने के बाद लड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पास उनके खिलाफ लड़ने का कोई मौका ही न हो। दुर्भाग्य से आप दुश्मन बन गए हैं। यांग ये ने कहा, मैं कोई उद्धारकर्ता नहीं हूं और मैंने कभी ऐसा होने के बारे में नहीं सोचा। मेरी राय में मैं किसी को भी मार देता हूं जो मुझे मारने का इरादा रखता है, चाहे वह व्यक्ति कोई नायक हो या उद्धारकर्ता। चिंता मत करो, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे मुख्य शरीर को बचाऊंगा। इससे न केवल तुम्हारी मदद होगी बल्कि मेरी भी मदद होगी। मुझे लगता है कि अपने मुख्य शरीर और प्राचीन म्यान के साथ हेवन रेंट को निष्पादित करने से निश्चित रूप से असाधारण परिणाम मिलेंगे, है ना? यह आपको निराश नहीं करेगा, तलवार आत्मा ने कहा। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने अपनी आंखें खोली और कॉपस एंसेस्टर को देखा। क्या तुम्हें मारना पसंद नहीं है? क्या तुम मेरे साथ अपने दिल की इच्छा के अनुसार हत्या करने में रुचि रखते हो? आप लुओ जुन के साथ परेशानी की तलाश में हैं? लाश पूर्वज ने कहा। यांग ये मुस्कुराया, क्या तुम नहीं चाहते? हा, चलो जी भरकर मारते हैं। मैं बहुत दिनों से खून पीना चाह रहा था। हा। लाश के पूर्वज ने दूर की ओर विस्फोटक ढंग से चमक दिखाई। यांग ये ने एक गहरी सांस ली, अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से ठोकर मारी और फिर प्रकाश की एक काली किरण में तब्दील हो गया जो दूर जाकर गायब हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, पुरुष वास्तव में लापरवाह लोग होते हैं, किन शियायू ने नाराजगी से बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने यांग ये को जाते हुए देखा। आखिरकार वह इतने लंबे समय के बाद उससे मिली थी, फिर भी वह उसे नमस्ते कहे बिना ही चला गया। जियाओ युक्सी ने किन शियायू की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर से कृपाण इरादे की एक तेज किरण बाहर निकल आई। किन शियुए ने कमजोरी प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया और उसका काला कोड़ा उसकी मुट्ठी में आ गया। दोनों ने शहर की दीवारों पर लड़ने का इरादा प्रकट किया। डिंग शाओयाओ ने कहा, क्या तुम दोनों को लगता है कि यांग ये के लिए यह आसान है? नहीं, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। महान हान साम्राज्य की तो बात ही छोड़ो, उसे उन तीनों साथियों के पीछे खड़ी ताकतों का बदला भी भुगतना होगा। हम उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों उसे अपने बीच के रिश्ते को लेकर भी चिंतित होने पर मजबूर नहीं करोगे। जियो युक्सी ने अपनी नजर हटा ली और दूर की ओर देखने लगी। किन शियुए ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाते हुए अपना कोड़ा भी रख दिया। डिंग शाओयाओ ने अपना सिर हिलाया। यांग ये को भविष्य में वाकई सिरदर्द होने वाला है। ... लुओ जुन की सेना प्राचीन डोमेन शहर से 50 किलोमीटर दूर तैनात थी। क्या आपको यकीन है कि पवित्र दूतों को यांग ये ने मार डाला था? लुओ जुन ने अपने सामने खड़े बख्तरबंद आदमी को देखा। बख्तरबंद आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैं हूं। वे तीनों व्यवहारिक रूप से उसके 2 कदमों का भी विरोध करने में असमर्थ थे। मेरे अनुमान के अनुसार यांग ये शायद अब एक साथ दायरे के 5वें रैंक पर है। यह सुनकर यहां मौजूद अन्य लोग चौंक गए। वह आदमी कितना बहादुर है! क्या वह कुछ भी करने की हिम्मत कर सकता है? वह पूरी तरह से पागल है। हा। लुओ जुन ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, यांग ये अपनी कब्र खुद खोद रहा है। उसने वास्तव में हॉलोव ग्राउंड्स के सदस्यों को मारने की हिम्मत की। वे निश्चित रूप से उसे जीने नहीं देंगे। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हॉलोव ग्राउंड्स मेरे लिए उससे निपट लेंगे। लुओ जून की बात सुनकर दूसरों को भी तुरंत यह एहसास हो गया।
वास्तव में पवित्र भूमि की सेना पूरे महाद्वीप पर हावी है। क्या वे इस मामले को शांत रहने देंगे, क्योंकि यांग ये ने उनके सदस्यों को मार डाला था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यांग ये को पवित्र भूमि से अंतहीन बदला लेना पड़ेगा। लेकिन पवित्र भूमि की ताकत के साथ उन्हें यांग ये को एक गंभीर मौत देने के लिए शायद केवल एक ही हमला करना होगा। टकराना। ठीक इसी समय अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। नश्वर सम्राट, स्थिति खराब है। यांग यी और वह कंकाल सेना में घुस आए हैं और पागलों की तरह हमारी सेना का कत्लेआम कर रहे हैं। अध्याय 583 स्थानिक डोमेन। यांग ये स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं था कि वह लुओ जून की सेना के खिलाफ सीधे हमला कर सके। सेना के बीच में घुसने के बाद उन्होंने जो भी देखा उसे मार डाला, और सामान्य प्रगाढ़ लोग उनके एक भी वार का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। खासकर जब यांग ये के तलवार के धागे उसके 10वें स्तर के तलवार के इरादे के साथ संयुक्त थे। उसके पीछे केवल लाशों का ढेर लगा था। यह एक नरसंहार था, एक सच्चा नरसंहार। शुरुआत में सेना में अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनका प्रतिरोध किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनमें से एक भी प्रतिरोध करने का साहस नहीं कर सका, और वे सभी पागलों की तरह आसपास की ओर भाग गए। पूरी सेना अराजकता में पड़ गई थी। हाहा, कितना संतोषजनक। यहाँ बहुत खून है। हाहा। लाश पूर्वज की रक्त लाल कृपाण लगातार लहराई गई, और हर बार जब इसे लहराया जाता तो कुछ दर्जन लोगों की जान चली जाती। दूसरी ओर उन गिरे हुए लोगों का खून उसके और यांग ये द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता। यांग ये का इरादा खून को सोखने का नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह इसे अपने अंदर जाने से रोक नहीं सकता था। इसके विपरीत ऐसा लगता था कि उसे इसके प्रति कोई घृणा नहीं थी। कॉपस एंसेस्टर के अनुसार वह यांग ये एक ऐसा व्यक्ति था जो निश्चित रूप से एक राक्षस था। यांग ये ने इस बात पर उदासीनता से कंधे उचका दिए। राक्षस क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति क्या होता है, वह इस बारे में स्पष्ट रूप से भेद नहीं करना चाहता था, न ही वह जानबूझकर राक्षस या कुछ और बनना चाहता था। वह अपने दिल के मुताबिक काम करने के लिए दृढ़ था, अपने प्रति दिखाई गई दयालुता का बदला चुकाने और अपने साथ हुई दुश्मनी का बदला लेने के लिए। जो कोई भी उसे नरक देगा वह उसे नरक देगा। ठीक इसी क्षण की तरह लुओ जून उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था, इसलिए उसने लुओ जून को भी शांति देने से इनकार कर दिया। जो कोई भी भागने की हिम्मत करेगा उसके परिवार की 9 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। लुओ जून की आवाज सेना में गूंज उठी। भाग रहे सैनिक अचानक रुक गए और फिर एक साथ एक ही दिशा में घुटने टेक दिए। लुओ जून और कुछ 100 भयानक 9वीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ उनसे बहुत दूर नहीं दिखाई दिए। उसी समय एक्साल्ट दायरे के 5वें रैंक या उससे ऊपर के अनगिनत विशेषज्ञ आकाश में उड़े और एक विशाल जाल बनाया जिसने यांग ये और कॉपस एंसेस्टर को घेर लिया। इसके अलावा अधिक से अधिक सैनिक उस जाल के बाहर से उनके चारों ओर घेर रहे थे। कुछ ही समय में यांग ये और कॉपस एंसेस्टर को कई परतों के कॉपसेटर ने घेर लिया। बच्चे, स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। क्या हमें अब पीछे हट जाना चाहिए? लाश पूर्वज ने कहा। भले ही उसका भौतिक शरीर एक अर्ध संत के बराबर था, लेकिन उसकी ताकत नहीं थी। इसलिए भले ही इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ उसे मार न सकें, फिर भी वे उसे थकाकर मार सकते हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपनी नजर से सेना को देखा और फिर कहा, बूढ़े कमीने, तुमने उस दिन जो तकनीक अपनाई थी वो कयामत की हथेली या कुछ और? उन्हें इसका स्वाद चखने दो। मैं तुम्हें बचा लूंगा। बच्चे, मेरा भौतिक शरीर सम्राट क्षेत्र के नीचे व्यवहारिक रूप से अजेय है, इसलिए मुझे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है कि चाहे उनकी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं बच निकलने में सक्षम हूं। लेकिन तुम वैसे नहीं हो। भले ही तुम्हारा भौतिक शरीर बुरा न हो, लेकिन यह सम्राट क्षेत्र के नीचे अजेय होने की हद तक नहीं है। मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें वहां से जिंदा बाहर निकाल पाऊंगा। लाश पूर्वज ने कहा। यांग ये ने कहा, ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसा करो। उन्हें कयामत की हथेली का स्वाद चखाओ। मेरे पास पर्याप्त रक्त और हानिकारक ऊर्जा नहीं है, इसलिए मैं इसका केवल एक छोटा संस्करण ही निष्पादित कर सकता हूं। लाश का पूर्वज आसमान में चमक उठा और फिर उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। एक पल में उसकी हथेली से एक भयानक आभा निकली। झाओ झांगफेई ने दूर से यह दृश्य देखा और वह सदमे और आतंक से बोला, जल्दी करो, जल्दी से उसे रोको। उसने खुद देखा था कि यह तकनीक कितनी भयानक थी, इसलिए वह केवल यह सोच सकता था कि अगर वह कंकाल यहां इस तकनीक को अंजाम दे तो कितने लोग मर जाएंगे। झाओ झांगफेई को ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि कई 9वीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों ने लाश पूर्वज की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई थी। हालांकि वे लाश पूर्वज के पास भी नहीं पहुंचे थे कि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया और फिर प्रकाश की अनगिनत किरणें बारिश की बूंदों की तरह उतरीं और उन पर वार करने लगीं। हमले का नेतृत्व करने वाले एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों में से कुछ को तुरंत काट दिया गया। स्थानिक पिंजरा। ठीक इसी समय लुओ जून के साथ 100 से अधिक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ हवा में उड़ गए और फिर उन्होंने यांग ये और कॉप्स एंसेस्टर के खिलाफ स्थानिक पिंजरे की तकनीक को अंजाम दिया।
100 से अधिक 9वीं रैंक के एक साल रियल्म विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई स्थानिक बाधा बेहद भयानक थी। यांग ये और कॉप्स एंसेस्टर का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक एक मोनाक रियल्म विशेषज्ञ को भी 100 से अधिक स्थानिक बाधाओं को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता होगी जो एक साथ ओवरलैप की गई थी। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ठीक इसी समय बैंगनी मिंक उसके सामने प्रकट हुई और फिर उसने अपने पंजे हल्के से हिलाए। एक पल में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। यांग यी के आसपास का स्थान अचानक अजीब हो गया और हल्की हल्की लहरों की लंटें धीरे धीरे आसपास की ओर लहराने लगीं। एक पल में 100 से ज्यादा 9वीं रैंक के एक साल रियल्म विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया स्थानिक अवरोध ढह गया। यह ऐसे ही गायब हो गया जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही न हो। इस दृश्य को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यांग ये भी इस दृश्य को देखकर चौंक गई। आखिर उस छोटी सी बच्ची को क्या विरासत मिली है? वह इतनी डरावनी क्यों हो गई है? स्थानिक डोमेन, यह स्थानिक डोमेन है। इस बीच झूगे अचानक अनजाने में चिल्लाया और उसने बैंगनी मिंक को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। उसने स्थानिक डोमेन के बारे में सिर्फ किंवदंतियों में सुना था। किंवदंतियों के अनुसार यह अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता है। बेशक यह सिर्फ नियंत्रण का एक सरल रूप नहीं था बल्कि पूर्ण और पूर्ण नियंत्रण था। जिसने स्थानिक डोमेन को समझ लिया था वह डोमेन के भीतर अंतरिक्ष को तुरंत तोड़ सकता था या डोमेन के भीतर अंतरिक्ष की तुरंत मरम्मत कर सकता था। यह कानूनों की ऊर्जा की तरह था। झूगे ने कभी नहीं सोचा था कि यांग यी के पालतू राक्षस जानवर ने वास्तव में किंवदंती के स्थानिक डोमेन को समझ लिया होगा। एक साल रियल्म विशेषज्ञों की स्थानिक ऊर्जा का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक मोनाक रियल्म विशेषज्ञों की स्थानिक ऊर्जा भी स्थानिक डोमेन के सामने पूरी तरह से बेकार होगी। सावधान, नश्वर सम्राट की रक्षा करो। इस बीच झाओ झानफेई चमक कर आया और लुओ जुन के सामने खड़ा हो गया। बाकी सभी ने दूर की ओर देखा और उन्होंने देखा कि एक विशाल ताड़ का पेड़, जिसने आकाश को ढक लिया था, हवा में दिखाई दिया था और वह भयानक शक्ति लेकर हवा से जोर से नीचे गिर रहा था। यह दृश्य देखकर लुओ जून के हाव भाव बदल गए और उसकी निगाहें और भी क्रूर हो गईं। यांग ये के साथ इतने सारे राक्षस क्यों हैं? वह बैंगनी मिंक उनमें से एक है, वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन दूसरा है और वह शव पूर्वज भी उनमें से एक है। साधना के एक ही क्षेत्र में अजेय माने जाने वाले ये सभी अस्तित्व यांग ये का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? क्या वह नश्वर सम्राट है या मैं हूं? उन्हें मार डालो। उन्हें नष्ट करने के लिए कुछ भी करने से न चूकें। लुओ जुन की थोड़ी क्रूर आवाज सेना के बीच गूंज उठी और फिर अनगिनत हमलों ने तुरंत आकाश और पृथ्वी को ढक लिया क्योंकि वे यांग यी और कॉपस एंसेस्टर पर बरस पड़े। ठीक उसी समय जब विशाल ताड़ का पेड़ जमीन पर उतरने ही वाला था, अचानक दूर क्षितिज से नीली रोशनी की दो किरणें चमक उठीं। नीली रोशनी विशाल ताड़ के पेड़ से होकर गुजरी और फिर एक विस्फोट हुआ जब विशाल ताड़ का पेड़ पूरी तरह से आकार लेने से पहले ही नीली किरणों की वजह से फट गया। इसी बीच सेना के ऊपर आसमान में एक पुरुष और एक महिला दिखाई दिए। यांग ये ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उनकी पोशाक की शैली हॉलोव ग्राउंड्स के उन 3 सदस्यों के समान थी जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। वे पवित्र भूमि से हैं। इस बीच सफेद पोशाक वाली महिला की नजर अचानक यांग यी के कंधे पर पड़े। बैंगनी मिंक पर पड़ी और फिर उसने उस छोटे से साथी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यह चाहिए। अध्याय 584 लुओ जुन की व्यथा। बैंगनी मिंक ने तुरंत महिला को गुस्से से घूरा और अपना छोटा पंजा हिलाया और फिर बैंगनी रोशनी की एक किरण सफेद पोशाक वाली महिला के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी जब उसने कहा, तो यह एक स्पेटियल मिंक है। बहुत बढ़िया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ऐसा लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बैंगनी प्रकाश की वह किरण तुरंत ही अलग हो गई और बैंगनी प्रकाश के धब्बों में बदल गई। कितना अजीब हमला था। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके हमले का तरीका काफी अजीब था क्योंकि उसने गहन ऊर्जा से उतार चढ़ाव का एक निशान भी महसूस नहीं किया था। इसलिए उसका हमला गहन ऊर्जा के साथ निष्पादित नहीं किया गया हो सकता है और यह एक आत्मा तकनीक की तरह था। लुओ जून ने जब उस आदमी और औरत को देखा तो उसने अपने दिल में हत्या के इरादे को बलपूर्वक दबा लिया और उसने आसपास की सेना को पीछे हटने का संकेत दिया। जाहिर है, ये दोनों पवित्र भूमि के उन 3 सदस्यों की मौत के कारण आए थे। इसलिए लुओ जून ने पुरस्कार पाने से पहले यांग यी और पवित्र भूमि के सदस्यों के एक दूसरे से लड़ने और घायल होने का इंतजार करने का इरादा किया। इस बीच महिला के बगल में खड़े आदमी ने कहा, लैन लिंग, तुम्हें उस छोटे लड़के की जरूरत है। महिला ने सिर हिलाया और कहा, यह एक स्थानिक मिंक है और ऐसा लगता है कि इसने अपनी नस्ल की विरासत को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। मुझे यह वाकई पसंद है। वह आदमी मुस्कुराया और फिर उसने यांग ये को देखा और फिर यांग ये पर एक स्क्रॉल फेंका, मेरे पवित्र भूमि के सदस्य कमजोरों को नहीं धमकाते। यह एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक तकनीक है और यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने पूरे जीवन काल में कभी भी संपर्क में नहीं आ पाएंगे। इस क्षण से वह स्वर्ग रैंक तकनीक आपकी है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आपने कुछ परेशानी का सामना किया है। चिंता न करें, मैं इससे निपटने में आपकी मदद करूंगा।
दूसरी ओर आपको बस मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? बैंगनी मिंग हताश थी और अपने छोटे से पंजे को हिलाने वाली थी, लेकिन यांग ये ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। यांग ये को उस छोटे साथी को देखते हुए काफी मजा आया, क्योंकि जब से उसने उस दिन अचानक बोल दिया था, तब से वह छिपने लगी थी और फिर कभी खुद को नहीं दिखाया था। यांग ये वास्तव में उसके मानव रूप में आने के बारे में बहुत उत्सुक था। हालांकि छोटे साथी की शर्मिंदा स्थिति के आधार पर वह जानता था कि इसमें काफी समय लगेगा। जब यांग ये ने उसे अपनी बाहों में लिया तो उस छोटी बच्ची का चेहरा गुलाबी हो गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया और यांग ये को ऐसा करने दिया। उस दृश्य को देखकर महिला की आंखों में स्नेह और गहरा हो गया। आदमी ने यह देखा और उसने यांग ये को देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत कम है? कोई बहुत लालची नहीं हो सकता। इस बीच लुओ जुन अचानक बोला, आप दोनों पवित्र भूमि से हैं, है ना? उस आदमी ने लुओ जुन को देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? लुओ जून ने कहा, क्योंकि इससे पहले हॉलो ऑफ ग्राउंड्स के 3 सदस्य यहां आए थे। दुर्भाग्य से वे अब मर चुके हैं। आदमी की आंखें सिकुड़ गईं, यह किसने किया? लुओ जुन ने उत्तर दिया, वह आपके ठीक सामने है। आदमी और औरत ने भौहें सिकुड़ी और आदमी ने यांग यी को देखते हुए पूछा, क्या वह सच कह रहा है? यह झूठ है। यांग यी के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उन्होंने कहा, उन्हें उसके और उसकी सेना द्वारा घेर लिया गया और मार दिया गया, और वह हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हमने इसके गवाह हैं। यह सुनकर उस आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें रोशनी की एक ठंडी किरण चमक उठी। वह पीछे मुड़ा और लुओ जुन को घूरने लगा और वह ठंडी आवाज में बोला, तुमने वास्तव में मेरे पवित्र भूमि के सदस्यों को मारने और मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस आदमी ने एक अजीब सी मुहर बनाई और उसे लुओ जुन की ओर आगे बढ़ाया। उसने अपने हाथों से जो मुहर बनाई थी, उसमें से प्रकाश की एक नीली किरण निकली और वह लुओ जुन की ओर नीचे की ओर घूम गई। नश्वर सम्राट की रक्षा करो। झाओ झांगफेई ने गुस्से से दहाड़ते हुए आगे बढ़कर अपने भाले से वार किया। भाले की ऊर्जा की एक किरण हिंसक रूप से आगे बढ़ी और नीली रोशनी से टकराए। टकराना। भाले की ऊर्जा के फटने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि भाले की ऊर्जा के पीछे सभी प्रकार के लगभग 100 हमले दिखाई दिए और तुरंत नीली रोशनी को घेर लिया। लुओ जून के पहरेदार हमला करने ही वाले थे कि लुओ जून ने उन्हें रोक दिया, और फिर लुओ जून ने यांग ये को देखते हुए कहा, क्या हुआ यांग ये? तुम कब से ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं करता? यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। लुओ जुन का चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा, जबकि उसके हाथ में मौजूद नश्वर सम्राट की तलवार से तलवार की चीख गूंजी। नश्वर सम्राट तलवार, आपके पास वास्तव में नश्वर सम्राट तलवार है। आप नश्वर सम्राट हैं। इस बीच पुरुष और महिला दोनों ने अचानक आश्चर्य से कहा, क्योंकि वे लुओ जुन को देख रहे थे। इस बीच यांग ये ने कहा, देखो, उसकी सेना ने हमें घेर लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर वह हमारा मुंह बंद रखने के लिए हमें मारने का इरादा रखता है तो हम उसे रोक पाएंगे? इसके अलावा अगर वह हमें यहाँ मार देता, तो क्या तुम्हारे पवित्र स्थान को पता चल जाता कि उसने तुम्हें मारा है? मुझे नहीं लगता कि उसे पता चलेगा, है ना? यह सुनते ही वह आदमी और औरत तुरंत सतर्क हो गए। हालांकि उन्हें लगा कि उनकी ताकत इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि यह पूरी सेना के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त है। यांग ये, तुम बहुत बेशर्म आदमी हो। लुओ जून ने धीमी आवाज में कहा। वे 3 पवित्र दूत वास्तव में मेरे द्वारा नहीं मारे गए थे। वे यांग ये के हाथों मारे गए। उसे तुम्हारा इस्तेमाल न करने दो। यांग ये ने कहा, क्या आपको लगता है कि मेरी ताकत उन 3 पवित्र दूतों को मारने के लिए पर्याप्त है? अगर नश्वर सम्राट ने अपनी सेना के साथ उन्हें घेर नहीं लिया होता तो वे इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते थे? लुओ जुन की ओर युवक की निगाहें और भी अधिक सतर्क हो गईं, और केवल महिला ही विचारों में खोई हुई लग रही थी क्योंकि वह यांग ये को देख रही थी। उसे मार डालो। अपनी पूरी ताकत से यांग ये को मार डालो। लुओ जुन ने तुरंत दहाड़ते हुए कहा। लाश पूर्वज हमला करने ही वाला था कि यांग ये ने उसे रोक दिया, और फिर यांग ये उस आदमी और औरत के पीछे खड़ा हो गया। उसने कहा, वह मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहता है। एक बार जब मैं मर गया तो कोई गवाह नहीं बचेगा, और वह निश्चित रूप से उन 3 पवित्र दूतों की मौत का दोष मुझ पर डाल देगा। तुम्हें उसे रोकना होगा। लाश के पूर्वज ने सिर हिलाया, यह आदमी इतना बेशर्म कब हो गया? युवक के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उसने देखा कि लुओ जून के अधीनस्थ हमला करने का इरादा रखते हैं, और वह चिल्लाया, कितना दुस्साहस! क्या यह हो सकता है कि तुम मुझे भी मारना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि भले ही तुम नश्वर सम्राट हो, फिर भी तुम मेरे पवित्र भूमि के सदस्यों की हत्या के लिए एक कब्रहीन मौत मरोगे? लुओ जून बहुत क्रोधित था और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, यह यांग ये था जिसने आपके पवित्र भूमि के सदस्यों को मार डाला। यह मैं नहीं था। लुओ जून ने अपने जीवन में कभी इतना दुखी महसूस नहीं किया था। अगर उनकी पहचान नहीं होती, तो वह पहले ही उन्हें मारने का आदेश दे चुका होता।
कितना दुस्साहस। आदमी गुस्से से चिल्लाया, क्या आपको लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूं? वह केवल एक उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति है, वह अकेले मेरे पवित्र भूमि के 3 सदस्यों को कैसे मार सकता है? इसके अलावा लिन तियान का समूह मानव दुनिया में नश्वर सम्राट की तलाश में आया था, न कि यांग ये की। वे उसके साथ दुश्मनी क्यों करेंगे? भले ही वे उसके साथ दुश्मनी कर लें, उनमें से कोई भी उसे आसानी से खत्म कर सकता है। क्या बकवास है। लुओ जून ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पवित्र भूमि के वे 3 सदस्य कैसे मरे? उसने अपनी तलवार की एक ही लहर से उनमें से हर एक को तुरंत खत्म कर दिया। उनके पास प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अगर हम अभी सेना में शामिल हो जाते हैं, तो शायद हमें उसे अभी मारने का मौका मिल जाएगा। अन्यथा, अगर हम इस अवसर को हाथ से जाने देते हैं, तो कोई भी उसे नहीं मार सकता जब तक कि कोई सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई न करे। उस आदमी ने यांग ये की तरफ देखा और फिर यांग ये ने तुरंत एक हानिरहित भाव प्रकट किया। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और लुओ जून को देखते हुए कहा, अब मुझे यकीन है कि भले ही मेरे पवित्र भूमि के उन 3 सदस्यों को आपने नहीं मारा हो, लेकिन उनकी मौतें निश्चित रूप से आपसे संबंधित थीं। क्योंकि आपने वास्तव में उसे मारने और उसे चुप कराने के लिए इतना बेतुका कारण इस्तेमाल किया। वे उसके एक भी हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं थे। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? महिला ने भी भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसे लगा कि इस सब में कुछ अजीब था, लेकिन उसे लगा कि नश्वर सम्राट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह लिन तियान और अन्य लोगों की ताकत जानती थी। भले ही उन्हें पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी में औसत से नीचे ही माना जा सकता था, लेकिन वे बिल्कुल भी ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिन्हें इस दुनिया का कोई श्रेष्ठ क्षेत्र पराजित कर सके, एक पल में नष्ट करना तो दूर की बात है। महिला ने यांग ये की तरफ देखा और उसे अपने तर्क पर और भी अधिक भरोसा महसूस हुआ। क्योंकि यांग ये लिन तियान के समूह को नष्ट करने में सक्षम अस्तित्व की तरह नहीं लग रहा था, चाहे वह उसे कैसे भी देखती हो। लुओ जून का चेहरा पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडा हो गया। आखिर सबसे अच्छे व्यक्ति में भी गुस्सैल स्वभाव होता है। गरिमा में नश्वर सम्राट की तो बात ही छोड़िए। उसके हाथ में नश्वर सम्राट की तलवार अब और नहीं टिक पा रही थी, और वह लगातार तलवार की आवाज निकाल रही थी। इसके अलावा उसके आसपास की सेना ने युवक यांग ये और अन्य लोगों को गुस्से से घूरा। जब तक लुओ जून ने उन्हें आदेश दिया, वे इस तथ्य की पूरी तरह से अवहेलना करेंगे कि युवक और युवती पवित्र भूमि से थे। आखिरकार इस लड़ाई में उनकी संख्या अधिक थी। यह दृश्य देखकर युवक का चेहरा उतर गया और वह अपने हाथों से एक अजीब सी मुहर बनाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके बगल में बैठी महिला ने भी थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर एक अजीब सी शक्ति की परतें उसके आसपास के स्थान में लगातार लहराने लगीं। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी जब उसने यह दृश्य देखा, और फिर उसने बैंगनी मिंट को सिर हिलाया। छोटे साथी ने उसके इरादे समझ लिए और उसने अपना छोटा पंजा उठाया और सेना की ओर बैंगनी प्रकाश की किरण फेंकी। एक पल में कुछ एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ चौंक गए और तुरंत टुकड़ों में फट गए। बैंगनी प्रकाश की वह किरण एक फ्यूज की तरह थी जिसने तुरंत युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। उन्हें मार डालो, किसी को मत छोड़ो, लुओ जुन ने चेहरे पर शांत भाव के साथ कहा। कितना दुस्साहस। युवक पूरी तरह से हताश हो गया और उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और उसे तेजी से लुओ जुन की ओर धकेल दिया। नीली रोशनी की कुछ हजार किरणें आगे बढ़ीं और वे आकाश और पृथ्वी को ढांकते हुए लुओ जुन और उसकी सेना की ओर टूट पड़ीं। युवती ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं और फिर अजीब सी ऊर्जा लहरों की तरह आगे बढ़ी और आसपास की सेना की ओर बह गई। यांग ये और कॉपस एंसेस्टर भी चुपचाप नहीं बैठे रहे। उनके फिगर लुओ जून की ओर विस्फोटक तरीके से चमके। इस समय लुओ जून को मारने का यह एक बढ़िया मौका था और वे इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लाश के पूर्वज ने खुद को बचाने के किसी भी प्रयास को पूरी तरह से त्याग दिया था और उसने बस हमलों को खुद पर हमला करने दिया। यांग ये की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने छोटे साथी को लगातार अपने चारों ओर प्रकाश की बैंगनी बाधाएं बनाने के लिए कहा। वे दोनों बहुत तेज थे और वे तुरंत लुओ जून से लगभग 100 मीटर दूर पहुंच गए। इस बीच बाद वाले के चेहरे पर उदासीनता का भाव था और वहां डर का कोई निशान भी नहीं था। जब यांग ये और कॉपस एंसेस्टर लुओ जुन से सिर्फ 30 मीटर दूर पहुंचे, तो 3 बूढ़े व्यक्ति, जिनकी शक्ल बिल्कुल लुओ जुन जैसी थी, उनके सामने प्रकट हुए। वापस तीनों बूढ़े आदमी गुस्से से दहाड़ते हुए एक साथ अपनी हथेलियां आगे की ओर पटकने लगे। एक पल में अनगिनत हथेलियां एक दूसरे पर चढ़ गईं और वे आगे की ओर चमक उठी और उन्होंने तुरंत यांग ये और कॉपस एंसेस्टर दोनों को अपने नीचे डुबो दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक ताड़ के पेड़ों के बीच से रोशनी की एक किरण चमकी। उसके बाद यांग ये लुओ जून के सामने पहुंचा और तलवार शासक ने तेजी से वार करना शुरू कर दिया। नश्वर सम्राट, सावधान। आसपास के अन्य लोग हैरान और भयभीत थे। लुओ जून की आंखों में एक भयंकर चमक उभरी जब नश्वर सम्राट की तलवार तेजी से म्यान से बाहर निकली और आसमान में एक सफेद रोशनी की किरण चमकी। उसने नश्वर सम्राट की तलवार को तिरछे झटके से ऊपर की ओर उछाला और वह यांग ये के तलवार शासक से जोर से टकराए। अध्याय 585। यहीं रुक जाओ।
टकराना। उनकी तलवारों के बीच टकराव के स्थान से ऊर्जा की एक लहर निकली और उसने तुरंत ही अनगिनत डिपोरेटर्स को नष्ट कर दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद यांग ये की 9वीं लेवल की तलवार की मंशा ने तलवार शासक को घेर लिया और फिर उसने अचानक उसे जोर से घुमाया। इसके अंदर की दुर्जय शक्ति ने सीधे लुओ जून के पैरों को जमीन में धकेल दिया। यांग ये अभी एक और हमला करने ही वाला था कि तभी लगभग 1000 तरह के हमले आकाश और धरती को ढककर यांग ये पर हमला करने लगे। यांग यी ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और अपने तलवार क्षेत्र का उपयोग उन हमलों का विरोध करने के लिए किया, जबकि उसने तलवार शासक को फिर से घुमाया। टकराना। लुओ जुन को जमीन में ठोंक दिया गया। यांग यी एक और हमला करने ही वाला था कि तभी नीचे से एक सफेद रोशनी का खंभा निकला, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और फिर वह 30 मीटर दूर जाकर चमक उठा। भाई भाई भाई। इस बीच अनगिनत एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ यांग ये की दिशा में पागलों की तरह दौड़े। उसी समय उन सभी ने एक साथ यांग ये पर हमला शुरू कर दिया। यांग ये की पलकें झपकने लगी और वह लाश पूर्वज के पीछे खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, उन्हें रोको। हालांकि तलवार डोमेन इन सभी हमलों को रोक सकता था, लेकिन इसे बिना संयम के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वर्तमान में उसके पास जो ताकत थी, उसके साथ दिन में 4 बार इसे अंजाम देना व्यवहारिक रूप से उसकी सीमा थी। तुम कमीने। लाश पूर्वज ने भयंकर रूप से शाप दिया, इससे पहले कि अनगिनत हमले उसे घेर लेते। लगभग 10 सांसों के बाद हमलों का झटका गायब हो गया था। भले ही कॉपस एंसेस्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी आंखों में धधकती लपटों से यह स्पष्ट था कि उसे चोट लगी थी। हमें पीछे हटना होगा, अन्यथा हम थककर मर जाएंगे, भले ही वे हमें मार न सकें। लाश के पूर्वज की आवाज में पहली बार गंभीरता का भाव था। यांग ये। इस बीच लुओ जून अचानक गुस्से से दहाड़ने लगा, जबकि सफेद रंग के कर्म भाग्य की अनगिनत किस्में आसमान में दिखाई दी। कर्म भाग्य की ये किस्में पागलों की तरह लुओ जून की ओर बढ़ीं, और फिर लुओ जून की मुट्ठी में नश्वर सम्राट तलवार के ब्लेड पर तुरंत एक शुद्ध सफेद चमक दिखाई दी। बूढ़े कमीने, मैं एक और तलवार खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। किसी भी मामले में तुम्हारा भौतिक शरीर एक अर्ध संत के बराबर है, इसलिए उसकी नश्वर सम्राट तलवार तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यांग ये ने जब ये शब्द कहे तो वह वास्तव में दुष्ट लग रहा था। बच्चे, मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम सच में बहुत बेशर्म हो। लाश पूर्वज दहाड़ा। यह तय हो गया है। तुम उसे व्यस्त रखो और मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल दूंगा। यांग ये की आकृति उनके पीछे के क्षेत्र की ओर चमक उठी, जब उसने बोलना समाप्त किया। उसने तलवार शासक को तेजी से घुमाया और तलवार क्यूई के अनगिनत धागे बारिश की तरह बरस पड़े। एक पल में तीखी और दयनीय चीखें लगातार गूंजने लगीं। अगर उसे मौका मिलता तो यांग ये वाकई लुओ जून को मारना चाहता था। दुर्भाग्य से अभी ऐसा करना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि यह वैसा ही था जैसा कि लाश के पूर्वज ने कहा था। भले ही वे मारे न गए हों, लेकिन अगर वे यहाँ रहे तो वे थककर मर जाएंगे। पवित्र भूमि से आए पुरुष और महिला ने हिलना बंद कर दिया था। उनकी उत्पत्ति के कारण और इस तथ्य के साथ कि लुओ जून खतरे में था, लुओ जून के सभी अधीनस्थों ने लुओ जून के आदेश के बिना उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्हें यहाँ सबसे शांत लोग कहा जा सकता है। वे यांग ये, लुओ जून और कॉपस एंसेस्टर को आश्चर्य से देखते रहे। ये इस परित्यक्त दुनिया के गूढ़ व्यक्ति हैं। क्या वे वास्तव में केवल उत्कर्ष क्षेत्र में हैं? इस परित्यक्त दुनिया के गूढ़ व्यक्ति इतने राक्षसी कब बन गए? ठीक इसी समय लुओ जून दूर से उग्र रूप से दहाड़ा और फिर तलवार की एक सफेद किरण लाश पूर्वज की ओर विस्फोटक रूप से चली। लाश पूर्वज ने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी रक्त लाल कृपाण को क्षैतिज रूप से घुमाया और लाल प्रकाश की एक लहर आगे बड़ी और सफेद रंग की तलवार ऊर्जा से टकराए। टकराना। रक्त की लाल रोशनी तुरंत नष्ट हो गई, इससे पहले कि सफेद तलवार की ऊर्जा ने शव पूर्वज पर प्रहार किया। टकराना। वह उड़ते समय बहुत तेज गति से गिरा और 100 मीटर से अधिक दूर तक उड़ता रहा, अंततः जमीन पर गिर गया। इस बीच कुछ हजार हमले तूफान की तरह कॉप्स एंसेस्टर की ओर टूट पड़े। भाई भाई भाई। विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी और इसने यांग ये के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसने देखा कि अधिक से अधिक विशेषज्ञ उनके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उसने खुद को थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन उसके हाथ की एक लहर के साथ प्रकट हुआ। भले ही दिव्य स्वर्ण ड्रैगन इस समय अवधि में पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था जब वह आदिम शिवालय के भीतर था, वह लगभग वहां था। स्थानिक पिंजरा। जैसे ही दिव्य सोने का ड्रैगन यहां दिखाई दिया, 5वीं रैंक या उससे ऊपर के कुछ 101 दायरे के विशेषज्ञों ने दिव्य सोने के ड्रैगन को फंसाने के लिए जल्दी से स्थानिक पिंजरे की तकनीक को अंजाम दिया, लेकिन बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी और उन स्थानिक बाधाओं को तुरंत टुकड़ों में उड़ा दिया गया। यांग ये दिव्य स्वर्ण ड्रैगन पर चढ़ गया और फिर उसने कॉपस एंसेस्टर से कहा, बूढ़े कमीने, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम जाने की कोशिश कर रहे हो।
लुओ जुन ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की क्योंकि उसने अचानक नश्वर सम्राट तलवार को दिव्य सोने के ड्रैगन की ओर घुमाया, और फिर तलवार की क्यूई की एक किरण जो 300 मीटर से अधिक लंबी थी, हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके भीतर की नीदर घोस्ट फ्लेम, वायलेट क्लाउड लाइटनिंग और नौवीं नर्क की ठंडी आंधी तुरंत बाहर निकल आई और एक विशाल तलवार बन गई जो सफेद तलवार क्यूई से टकरा गई। टकराना, वे हवा में ही फट गए, और फिर तलवार की क्यूई, लपटें और बिजली की असंख्य किरणें आसपास की ओर फैल गईं। दूरी पर खड़े पुरुष और महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने यह दृश्य देखा, और वे एक बार फिर यांग ये और लुओ जुन द्वारा प्रदर्शित शक्तियों से चौंक गए। टकराना, ठीक इसी समय रक्त की लाल रोशनी की दो किरणें आसमान में चमकीं। लाश का पूर्वज, जो अभी अभी अनगिनत हमलों से त्रस्त हुआ था, हवा में उछल गया और बोला, आहा। एक विशाल ताड़ का पेड़ दिखाई दिया जिसने आकाश को ढक लिया था, और वह नीचे की सेना पर जोर से टूट पड़ा। इस दृश्य को देखकर अनगिनत गूढ़ ज्ञानवादी आश्चर्यचकित रह गए। लुओ जून की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसके अंदर की सफेद रंग की ऊर्जा नश्वर सम्राट तलवार में घुस गई, इससे पहले कि वह उसे ऊपर की ओर उछालता, और फिर तलवार की क्यूई की एक धार जो विशाल हथेली से कम नहीं थी, नश्वर सम्राट तलवार की नोक से हिंसक रूप से निकली। आसपास के अन्य एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ भी निष्क्रिय नहीं रहे, और उन्होंने भी जल्दी से अपने सबसे मजबूत हमलों को अंजाम दिया। सफेद, लाल, नीला, सभी प्रकार के हमलों ने एक सघन द्रव्यमान का निर्माण किया जो विशाल हथेली से टकराया। टकराना, आसमान में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर कोई हैरानी से देख रहा था कि कैसे विशाल ताड़ का पेड़ थोड़ा सा हिला और फिर फटकर अलग हो गया। लुओ जुन और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखकर तुरंत राहत की सांस ली। यांग ये ने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के ऊपर खड़े होकर अपना सिर हिलाया। उसने उस दिन इसी चाल का विरोध करने के लिए अपनी तलवार की मंशा और दाव आर्टिफैक्ट पर भरोसा किया था, जबकि लुओ जून और अन्य ने उस दाव रैंक तकनीक का विरोध करने के लिए केवल साधारण हमलों पर भरोसा किया था। इसलिए यांग ये इसे देखकर भावुक हो गए। वास्तव में संख्या में ताकत होती है। यांग ये ने कहा, बूढ़े कमीने, अगर तुम अभी भी नहीं चढ़े तो मैं जा रहा हूं। आखिरकार, अगर वे सेना से लड़ते रहे तो वे वाकई थककर मर जाएंगे। लाश के पूर्वज ने अपनी कलाई हिलाते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई, और फिर खून की लाल किरण आगे बढ़ी। उसने दिव्य सोने के ड्रैगन पर चमकने से पहले अपने सामने मौजूद कुछ एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला। हालांकि जब यांग ये जाने ही वाली थी तो पवित्र भूमि से आए उस आदमी ने अचानक कहा, तुरंत रुक जाओ। मुझे लगता है कि मेरे पवित्र भूमि के उन 3 सदस्यों की मौत का संबंध तुमसे है, इसलिए तुम अभी नहीं जा सकती। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।